अध्याय 2। गायब होने वाला कांच। जब डसली पति पत्नी को उनका भांजा बाहर सीढ़ियों पर मिला था, उस घटना को लगभग 10 साल हो चुके थे। पर प्राइवेट ड्राइव में शायद ही कुछ बदला था। सूरज अब भी सामने वाले साफ सुथरे बगीचे की तरफ से ही निकलता था और डसली परिवार के दरवाजे पर लगी पीतल की नेम प्लेट पर लिखे 4 नंबर को चमकाता था। इसके बाद यह उनके ड्राइंग रूम में घुसता था, जो लगभग वैसा ही था जैसा उस रात को था जब मिस्टर डसली ने उल्लुओं के बारे में अनोखी खबर सुनी थी। केवल मेंटल पीस पर रखे फोटो ही सचमुच बता रहे थे कि कितना वक्त गुजर चुका था। 10 साल पहले वहां पर बड़ी गेंद जैसे एक मोटे गुलाबी बच्चे के बहुत सारे फोटो थे, जिसने रंग बिरंगी टोपियां पहन रखी थी। परंतु डडली डसली अब छोटा बच्चा नहीं था। अब फोटो बता रहे थे कि सुनहरे बालों वाला एक मोटा तगड़ा लड़का अपनी पहली साइकिल पर सवार है, मेले में झूला झूल रहा है, अपने पिता के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है। उसकी माँ उसे गले लगा रही है और चूम रही है। कमरे में ऐसी कोई निशानी नहीं थी जिससे यह पता चले कि उस घर में एक और बच्चा भी रहता था। परंतु हैरी पॉटर अब भी वहीं था और इस समय सोया हुआ था। हालांकि वह ज्यादा देर तक नहीं सो पाया। उसकी पिटूनिया आंटी जाग गई थी और उनकी तेज आवाज उस दिन उस घर में गूंजने वाली पहली आवाज थी। उठ, जल्दी उठ, सुना कि नहीं? हैरी चौंक कर जागा। उसकी आंटी ने एक बार फिर दरवाजा भड़बड़ाया। उठो! वे चीखी। हैरी को उनके कदमों की आवाज से समझ में आ गया था कि वे किचन की तरफ जा रही थी और फिर उसे गैस पर फ्राइंग पैन रखने की आवाज सुनाई दी। हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेटा और उसने वह सपना याद करने की कोशिश की जो वह उठने से पहले देख रहा था। बड़ा प्यारा सपना था। उसमें मोटरसाइकिल उड़ रही थी। उसे यह अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे वह यह सपना पहले भी देख चुका था। उसकी आंटी दोबारा उसके दरवाजे के बाहर धमक चुकी थी। अभी तक नहीं उठे? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। उठ तो गया, हैरी ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी से बाहर आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम नाश्ते पर नजर रखो और ध्यान रखना, जला मत देना। मैं डडली बेटे के बर्थडे पर हर चीज बढ़िया चाहती हूँ। हैरी के मुंह से आह निकल गई। क्या तुमने कुछ कहा? आंटी दरवाजे के बाहर से घुर्राई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। डडली का बर्थडे वो कैसे भूल गया था? हैरी धीरे से बिस्तर से बाहर निकला और अपने मोजे ढूंढने लगा जो उसे अपने बिस्तर के नीचे मिले। एक मोजे में मकड़ी थी जिसे निकालने के बाद उसने मोजे पहन लिए। हैरी को मकड़ियों के साथ रहने की आदत थी क्योंकि सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में ढेर सारी मकड़ियां थी और वो यहीं सोता था। जब उसने कपड़े पहन लिए तो वो हॉल से होता हुआ किचन में गया। डडली के बर्थडे के ढेर सारे तोहफों के नीचे टेबल लगभग पूरी तरह छुप गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे डडली को वो नया कंप्यूटर मिल गया था जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसे एक और टेलीविजन भी मिल गया था तथा रेसिंग बाइक भी। डडली रेसिंग बाइक क्यों चाहता था, यह हैरी के लिए एक रहस्य था, क्योंकि डडली बहुत मोटा था और एक्सरसाइज से नफरत करता था, जब तक कि इसमें किसी को मुक्का मारना शामिल ना हो। डडली का प्रिय पंचिंग बैग हैरी था। हालांकि वह उसकी पकड़ में बहुत कम आ पाता था। हैरी दिखता नहीं था, परंतु था वो बहुत तेज। शायद यह अंधेरी अलमारी में रहने का परिणाम था कि हैरी अपनी उम्र के हिसाब से दुबला और छोटा रह गया था। पर वह सचमुच जितना था उससे भी ज्यादा दुबला और छोटा दिखता था, क्योंकि उसे हर समय डडली के पुराने कपड़े पहनना पड़ते थे और डडली उससे 4 गुना मोटा था। हैरी का चेहरा दुबला था, घुटने गांठदार, बाल काले और आंखें चमकदार हरी थीं। वह गोल चश्मा पहनता था जिस पर बहुत सा सेलोटेप लगा होता था, क्योंकि डडली उसकी नाक पर अक्सर मुक्के मारता रहता था। हैरी को अपनी शक्ल सूरत में सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, उसके माथे पर बना बहुत पतला निशान, जो ऐसा दिखता था जैसे वहां पर बिजली गिरी हो। जब से उसने होश संभाला था तभी से वह इस निशान को देख रहा था और उसे याद था कि होश संभालने के बाद उसने पिटूनिया आंटी से पहला सवाल यही पूछा था कि उसके माथे पर यह निशान कैसे बना। उस कार एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारे माता पिता मरे थे, उन्होंने कहा। और हाँ, सवाल मत पूछो। सवाल मत पूछो, यह डसली परिवार में शांतिपूर्ण जीवन का पहला नियम था। जब हैरी नाश्ते को पलट रहा था तो वर्नॉन अंकल किचन में आए। बालों में कंघी करो, वे भौंके जैसे उन्होंने हैरी से गुड मॉर्निंग की हो। सप्ताह में लगभग एक बार वर्नॉन अंकल अपने अखबार के ऊपर से देखते थे और चिल्लाते थे कि हैरी के बाल बहुत बढ़ गए हैं और उसे कटिंग की जरूरत है। उसके क्लास में बाकी बच्चों की जितनी बार कटिंग होती थी, उन सबको आपस में जोड़ भी दिया जाए तो भी हैरी की कटिंग उनसे ज्यादा बार होती थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ते थे। जब डडली अपनी माँ के साथ किचन में आया तो हैरी अंडे तल रहा था।
डडली काफी कुछ वर्नॉन अंकल जैसा ही दिखता था। बड़ा गुलाबी चेहरा, छोटी गर्दन, छोटी पानीदार नीली आंखें और मोटे सुनहरे बाल जो उसके मोटे सिर पर जमे हुए थे। पिटूनिया आंटी अक्सर कहती थी कि डडली किसी नन्हे देवदूत की तरह दिखता है। हैरी अक्सर कहता था कि डडली किसी सूअर की तरह दिखता है जिसने विग पहन रखी हो। हैरी ने अंडे और नाश्ते की प्लेटें टेबल पर रख दी, जो आसान काम नहीं था क्योंकि वहां पर जगह बहुत कम थी। इस बीच डडली अपने तोहफे गिन रहा था। उसका चेहरा उतर गया। 36! उसने अपने मम्मी डैडी की तरफ देखते हुए कहा। ये तो पिछले साल से 2 कम है। राजा बेटे, तुम्हें मार्ज आंटी के तोहफों को तो गिना ही नहीं। देखो, वो मम्मी डैडी के बड़े तोहफे के नीचे छुपा है। ठीक है, तो 37 हुए, डडली ने कहा और उसका चेहरा लाल हो गया था। हैरी को लगा कि डडली का नाटक अब शुरू होने ही वाला है और इसलिए वो नाश्ते को अपने मुंह में जितनी तेजी से भर सकता था भरने लगा, क्योंकि डडली टेबल भी पलट सकता था। जाहिर था पिटूनिया आंटी को भी खतरा दिख गया था, क्योंकि वह जल्दी से बोली, और हम आज जब बाजार जाएंगे तो तुम्हारे लिए 2 और तोहफे ले आएंगे। ये कैसा रहेगा बेटू? 2 और तोहफे? अब तो ठीक है। डडली ने एक पल सोचा। यह मुश्किल काम था। अंत में वो धीमे से बोला, तो मेरे पास 37 और 2 39 मेरे लाडले। पिटूनिया आंटी बोली। ओ! डडली धम से बैठ गया और उसने अपने सबसे पास वाले पैकेट पर झपट्टा मारा। फिर ठीक है। बर्नार्ड अंकल धीरे से हंसे। छोटा बदमाश अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वाह मेरे बेटे, वाह डडली। उन्होंने डडली के बालों पर हाथ फेरा। उसी समय फोन की घंटी बजी और पिटूनिया आंटी फोन सुनने चली गई, जबकि हैरी और वर्नॉन अंकल इस बीच डडली को तोहफे खोलते हुए देखते रहे, जिनमें रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज, 16 नए कंप्यूटर गेम और वीसीआर शामिल था। जब वह एक सुनहरी कलाई घड़ी की पन्नी खोल रहा था, तभी पिटूनिया आंटी फोन सुनकर वापस आई। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। बुरी खबर है वर्नॉन, वे बोली। मिसेस फिग का पैर टूट गया है। वे इसे अपने पास नहीं रख सकती। उन्होंने हैरी की तरफ सिर झटकते हुए कहा। दहशत के मारे डडली का मुंह खुला रह गया, परंतु हैरी का दिल तो बल्लियों उछलने लगा। हर साल डडली के जन्मदिन पर अंकल आंटी डडली और उसके किसी दोस्त को दिन भर बाहर घुमाने ले जाते थे, यानी एडवेंचर पार्क, हैमबर्गर बार या फिर फिल्म। हर साल हैरी को मिसेस फिग नाम की एक पागल बुढ़िया के पास छोड़ दिया जाता था, जो 2 गली दूर रहती थी। हैरी वहां जाने से बुरी तरह चिढ़ता था। वहां पूरे घर में पत्ता गोभी की बदबू भरी रहती थी और मिसेस फिग उसे जबरदस्ती उन सब बिल्लियों के फोटो दिखाती थी जो उन्होंने कभी पाली थी। तो अब क्या होगा? पेटूनिया आंटी ने कहा। वह हैरी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जैसे उसी ने इसकी योजना बनाई हो। हैरी जानता था कि उसे इस बात पर दुखी होना चाहिए कि मिसेस फिग की टांग टूट गई है, परंतु यह आसान नहीं था, क्योंकि वह यह भी जानता था कि अब उसे 1 साल तक टिबलस, स्नोई, मिस्टर पॉज और टफ्टी को नहीं देखना पड़ेगा। हम मार्ज को फोन कर सकते हैं, वर्नन अंकल ने सुझाव दिया। बेवकूफी की बात मत करो वर्नॉन, वो हैरी से नफरत करती है। डसले पति पत्नी अक्सर हैरी के बारे में इसी तरह से बात करते थे, जैसे वो वहां हो ही नहीं, या फिर वो कोई बहुत ही कम बुद्धि वाला प्राणी हो जो उनकी बातें नहीं समझ सकता हो, जैसे कोई घोंगा। और उसका क्या नाम है तुम्हारी सहेली वॉन? माजोर्का में छुट्टियां मनाने गई है, पिटूनिया आंटी खींचते हुए बोली। आप मुझे घर पर ही छोड़ जाएं, हैरी ने बड़ी आशा से कहा। कम से कम आज के दिन तो वह टेलीविजन पर जो चाहेगा देखेगा और शायद डडली के कंप्यूटर पर गेम भी खेल लेगा। पिटूनिया आंटी को देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी साबुत नींबू निगल लिया हो। और वापस आकर देखे कि घर तबाह हो चुका है, वे गुर्राई। मैं घर को बम से तो नहीं उड़ा दूंगा, हैरी ने कहा, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक काम करते हैं, इसे चिड़ियाघर ले चलते हैं, पिटूनिया आंटी ने धीमे से कहा, और वहां इसे कार में छोड़ देंगे। कार नहीं है, हम इसे कार में अकेला नहीं छोड़ सकते। डडली गला फाड़ कर रोने लगा। सच तो यह था कि वह रो नहीं रहा था, उसे सचमुच रोए तो बरसों हो चुके थे, परंतु वो जानता था कि अगर वह मुंह बनाएगा और जोर से रोने जैसी आवाज निकालेगा तो उसकी माँ उसकी हर जिद पूरी कर देगी। मेरे प्यारे राज दुलारे, रोना नहीं, मम्मी उसे तुम्हारा बर्थडे बर्बाद नहीं करने देगी, वे चीखी और उसे बाहों में भर लिया। मैं नहीं चाहता कि वह साथ चले, डडली झूठ मूठ की जोरदार चुपकियों के बीच चीखा। वह हमेशा हर चीज बिगाड़ देता है। उसने अपनी माँ की बाहों के बीच से झांकते हुए हैरी को चिढ़ाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, वे लोग आ गए, पिटूनिया आंटी हड़बड़ा कर बोली।
और एक पल बाद डडली का सबसे अच्छा दोस्त पियर्स पॉलकिस अपनी माँ के साथ अंदर आ गया। पियर्स एक दुबला पतला लड़का था जिसका चेहरा चूहे जैसा था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो आमतौर पर पियर्स ही उनके हाथ पीछे से पकड़ कर रखता था। डडली ने रोने का नाटक तत्काल बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो डसली की कार में पियर्स और डडली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और जिंदगी में पहली बार चिड़ियाघर देखने जा रहा था। उसकी आंटी और अंकल को यह समझ में नहीं आया कि उसका क्या किया जाए, परंतु चलने से पहले वर्नन अंकल हैरी को एक तरफ ले गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अपने बड़े गुलाबी चेहरे को हैरी के बिल्कुल पास लाकर उन्होंने कहा था, कान खोलकर सुन लो लड़के, कोई भी खुराफात की, कोई भी, तो मैं तुम्हें उस अलमारी में क्रिसमस तक बंद कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, हैरी ने कहा, कसम से। परंतु वर्नोन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई भी कभी नहीं करता था। समस्या यह थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीब चीजें होती थीं और डसली परिवार को यह बताने से कोई फायदा नहीं होता था कि उसने यह चीजें नहीं की। एक बार पिटूनिया आंटी यह देखते देखते तंग आ गई थी कि हैरी जब कटिंग कराकर लौटता है तो ऐसा लगता है जैसे नाई ने उसके बालों को छुआ ही ना हो। गुस्से में उन्होंने किचन से कैंची उठाई और हैरी के बाल इतने छोटे काट दिए कि वो लगभग गंजा हो गया। उन्होंने सिर्फ सामने की लट छोड़ दी थी ताकि उसका भयानक निशान छुप जाए। डडली तो हैरी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस रात हैरी को यह सोच सोच कर नींद नहीं आई कि अगले दिन स्कूल में उसका क्या हाल होगा। वहां पर वैसे भी बच्चे उसके ढीले ढाले कपड़े और सेलोटेप लगे चश्मे को देखकर काफी हंसी उड़ाते थे। बहरहाल अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके बाल उतने ही बड़े हो गए थे जितने पिटूनिया आंटी के काटने से पहले थे। इस बात के लिए उसे एक सप्ताह तक अलमारी में बंद रहने की सजा दी गई। हालांकि उसने यह समझाने की लाख कोशिश की कि उसे क्या मालूम कि उसके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। एक बार पिटूनिया आंटी उसे डडली का पुराना और बुरा सा दिखने वाला स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी जो बुरा था और उस पर नारंगी फुदने लगे थे। उन्होंने उसके सिर में स्वेटर घुसाने की जितनी ज्यादा कोशिश की वह उतना ही छोटा होता चला गया और अंत में इतना छोटा हो गया कि वह किसी दस्ताने की तरह हाथ में घुस सकता था, परंतु हैरी के सिर में नहीं। पिटूनिया ने सोचा स्वेटर धुलाई में सिकुड़ गया होगा और हैरी को बड़ी राहत मिली कि उसे सजा नहीं मिली। परंतु एक बार वो बहुत परेशानी में पड़ गया जब वो स्कूल के किचन की छत पर पहुंच गया था। डडली का गैंग हर रात की तरह उस दिन भी उसका पीछा कर रहा था और बाकी लोगों के साथ साथ खुद हैरी भी यह देखकर हैरान रह गया था कि वह चिमनी पर बैठा हुआ था। हैरी के प्रिंसिपल ने बहुत गुस्से में डसली परिवार को पत्र में लिखा कि हैरी स्कूल की इमारतों पर चढ़ रहा था, पर उसने तो सिर्फ यह कोशिश की थी और उसने अपनी अलमारी में बंद दरवाजे के पीछे से वर्नॉन अंकल को चिल्ला कर यह बात बताई थी कि वह किचन के बाहर खड़े बड़े कूड़ेदान के पीछे छलांग लगा दे। हैरी सोच रहा था कि शायद तेज हवा के झोंके ने उसकी छलांग के बीच से उसे ऊपर उठा दिया होगा, परंतु आज कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। डडली और पियर्स के साथ दिन गुजारना भी बहुत बड़ी बात थी जब वह जगह स्कूल, उसकी अलमारी या पत्ता गोभी की बदबू से भरा मिसेस फिक का ड्राइंग रूम ना हो। गाड़ी चलाते समय वर्नॉन अंकल पिटूनिया आंटी के सामने सबको कोस रहे थे। कोसना उनका प्रिय शौक था। ऑफिस के लोग हैरी, म्यूनिसिपैलिटी हैरी, बैंक और हैरी उनके कुछ प्रिय विषय थे। आज सुबह यह विषय था मोटरसाइकिल। जब एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के आगे निकल गई तो वे बोले, जवान आवारा लोग पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने सपने में एक मोटरसाइकिल देखी थी। हैरी को अचानक याद आ गया और उसने कह दिया। वह उड़ रही थी। वर्नॉन अंकल ने आगे वाली कार में लगभग टक्कर मार दी। वे अपनी सीट में पीछे मुड़े और हैरी को देखकर चिल्लाए और इस समय उनका चेहरा मूंछ वाले किसी बड़े चुकंदर की तरह दिख रहा था। मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती। डडली और पियर्स ही करने लगे। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती हैं, हैरी ने कहा। यह तो बस एक सपना था। परंतु वो सोच रहा था काश उसने यह नहीं कहा होता। अगर डसली परिवार सवाल पूछने से भी ज्यादा किसी बात से चिढ़ता था तो ऐसा तब होता था जब हैरी बोलता था कि कोई चीज उस तरह से हो रही है जिस तरह से उसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो सपने में या कार्टून में ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था इससे उसके दिमाग में खतरनाक विचार आ जाएंगे। आज बहुत सुहावना दिन होने की वजह से चिड़ियाघर में बहुत से परिवारों की भीड़ थी। डसली ने गेट के बाहर डडली और पियर्स को बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाई और फिर वे हैरी को जल्दी से वहां से हटा पाते इससे पहले ही वैन में मुस्कुराती हुई महिला ने चूंकि हैरी से पूछ लिया था कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उन्हें मन मार कर उसे एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम दिलवानी पड़ी, जिसे चूसते हुए हैरी ने सोचा यह भी बुरी नहीं थी। तभी उसने देखा कि एक गोरिल्ला अपना सिर खुजा रहा था
और डडली से काफी मिलता जुलता दिख रहा था, सिवाय इसके कि गोरिल्ला के बाल सुनहरे नहीं थे। बहुत लंबे समय बाद हैरी की सुबह इतनी अच्छी गुजरी थी। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि डसली परिवार से थोड़ी दूर चले, ताकि डडली और पियर्स, जो लंच टाइम तक जानवरों को देख देख कर बोर होने लगे थे, कहीं उसे मारने का अपना प्रिय खेल शुरू न कर दें। उन्होंने चिड़ियाघर के रेस्टोरेंट में लंच किया और इसके बाद डडली एक बार फिर हंगामा खड़ा करने लगा, क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम खत्म हो गई थी। इस पर वर्नॉन अंकल ने उसे एक और आइसक्रीम दिलवा दी और हैरी को पहली वाली खत्म करने की इजाजत दी। हैरी ने बाद में सोचा, उसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। लंच के बाद वे लोग चिड़ियाघर के नाग भवन में गए। यहाँ ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर लगी खिड़कियों पर रोशनी थी। कांच के पीछे कई तरह की छिपकलियां और सांप थे, जो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर फिसल और चढ़ रहे थे। डडली और पियर्स बड़े जहरीले कोबरा और आदमी को चकनाचूर करने वाले मोटे अजगर को देखना चाहते थे। डडली ने वहां के सबसे बड़े सांप को जल्दी ही ढूंढ लिया। वह वर्नॉन अंकल की कार के चारों तरफ अपने शरीर को 2 बार लपेटकर कार को किसी कचरा पेटी में चकनाचूर कर सकता था, परंतु इस वक्त वह ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रहा था। सच तो यह था कि वह गहरी नींद में सो रहा था। डडली कांच पर अपनी नाक गड़ाकर खड़ा था और सांप की चमकदार भूरी कुंडलियों को देख रहा था। इसे उठाओ, उसने अपने पिता से झल्लाते हुए कहा। वर्नॉन अंकल ने कांच पर ठक-ठक की, परंतु सांप हिला तक नहीं। एक बार और करो, डडली ने ऑर्डर जमाया। वर्नॉन अंकल ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से कांच को बढ़िया तरीके से ठोका, परंतु सांप फिर भी सोता रहा। कितना बोरिंग है, डडली ने आह भरी और पैर पटकते हुए दूर चला गया। हैरी कांच के सामने आया और उसने सांप की तरफ उत्सुकता से देखा। कोई ताज्जुब नहीं था कि बेचारा सांप बोरियत के मारे ही मर जाए। साथ में कोई नहीं सिवाय उन मूर्ख लोगों के जो दिन भर उसे तंग करने की कोशिश करते थे और कांच पर अपनी उंगली ठोकते रहते थे। यह तो अलमारी को बेडरूम बनाने से भी बुरा था, जहां इकलौती मेहमान पिटूनिया आंटी होती थी, जो उसे जगाने के लिए दरवाजा भड़बड़ाती थी। कम से कम उसे पूरे घर में घूमने को तो मिल जाता था। सांप ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आंखें खोली। सांप ने धीरे, बहुत धीरे अपना सिर उठाया, जब तक कि उसकी आंखें हैरी की आंखों की ऊंचाई तक नहीं आ गई। उसने आंख मारी। हैरी घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से आसपास देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा था। कोई नहीं देख रहा था। उसने सांप की तरफ पलट कर देखा और उसने भी आंख मार दी। सांप ने वर्नॉन अंकल और डडली की तरफ सिर को झटका और अपनी आंखें छत की तरफ उठाई। उसने हैरी को इस तरह देखा मानो कह रहा हो, मेरे साथ पूरे समय यही होता है। मैं जानता हूँ, हैरी कांच के इस पार से बुदबुदाया, हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि सांप उसकी आवाज को सुन सकता था। इससे सचमुच बहुत चिढ़ छूटती होगी। सांप ने तेजी से अपना सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ कांच के पास लगे एक छोटे साइन बोर्ड पर मारी। हैरी ने इसे पढ़ा। बोआ कंस्ट्रक्टर, ब्राजील। क्या वहां पर अच्छा लगता था? सांप ने एक बार फिर उसी साइन बोर्ड पर अपनी पूंछ मारी और हैरी ने पढ़ा, यह सांप चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम कभी ब्राजील में रहे ही नहीं। जैसे ही सांप ने अपना सिर हिलाया, हैरी के पीछे से कान फोड़ू आवाज आई, जिसे सुनकर वे दोनों उछल पड़े। डडली, मिस्टर डसली, आइए और इस सांप को देखिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है। डडली जितनी तेजी से आ सकता था उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। तुम अलग हटो, उसने हैरी की पसलियों में घूंसा मारते हुए कहा। अचानक हमले से हैरान हैरी कंक्रीट की फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा। आगे जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी नहीं देख पाया कि यह कैसे हुआ। एक पल पहले तक पियर्स और डडली कांच के करीब उससे टिके खड़े थे और दूसरे ही पल वे दहशत में चीखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़े। हैरी बैठ गया और हांफने लगा। सांप के सामने वाला कांच गायब हो गया था। सांप अब तेजी से अपनी कुंडलियां खोल रहा था और फर्श पर फिसल रहा था। पूरे नाग भवन में लोग चीखने लगे और बाहर के दरवाजों की तरफ भागने लगे। जब सांप उसके पास से तेजी से सरसराता हुआ गया, तो हैरी कसम खा सकता था कि उसने धीमे से फुफकारते हुए कहा था, ब्राजील, मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया दोस्त। नाग भवन का पहरेदार सदमे में था। परंतु कांच, वह बार बार कह रहा था, कांच कहाँ गया? चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने अपने हाथ से पिटूनिया आंटी को एक कप कड़क मीठी चाय बनाकर दी और वह लगातार उनसे माफी मांगता रहा। पियर्स और डडली अनाप शनाप बक रहे थे। जहां तक हैरी ने देखा था, सांप ने कुछ भी नहीं किया था। उसने तो उनके पास से गुजरते समय सिर्फ उनके पैरों के पास अपनी पूंछ मजाक में पटकी थी।
परंतु जब वे वर्नॉन अंकल की कार में वापस लौटे तो डडली उन्हें बता रहा था कि किस तरह सांप ने उसके पैर में लगभग काट ही लिया था। और पियर्स तो कसम खा रहा था कि सांप ने उसे दबोचकर मारने की कोशिश की थी। परंतु कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात वह थी जो पियर्स ने कही थी। जब पियर्स इतना शांत हो गया कि कुछ कह सके तो उसने सबके सामने कहा था, हैरी सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? वर्नॉन अंकल ने तब तक इंतजार किया जब तक पियर्स उनके घर से चला नहीं गया, और उसके बाद वे हैरी पर जमकर बरसे। वे इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। वे सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी, वहीं रहो, कोई खाना नहीं। इतना कहने के बाद वे कुर्सी पर गिर पड़े और पिटूनिया आंटी को भागकर उनके लिए ब्रांडी का एक बड़ा पैग लाना पड़ा। हैरी काफी देर तक अपनी अंधेरी अलमारी में पड़ा रहा। वह सोच रहा था काश उसके पास घड़ी होती। वह नहीं जानता था कि कितने बज गए थे, और इसलिए वह यकीन से नहीं कह सकता था कि डर्सली परिवार अभी सो गया होगा या नहीं। जब तक वे सो नहीं जाते तब तक वह किचन में जाकर चोरी से कुछ खाने का खतरा नहीं उठा सकता था। डर्सली परिवार के साथ रहते हुए उसे लगभग 10 साल हो गए थे। जहां तक उसे याद था, 10 दुख भरे साल। वह तब से यहाँ रह रहा था जब वह छोटा सा बच्चा था और उसके माता पिता उस कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसे याद नहीं था कि उसके माता पिता की मौत के समय वह भी कार में था। कई बार जब वह अलमारी में लंबे घंटों के दौरान अपनी याददाश्त पर जोर डालता था तो उसे एक दृश्य दिखाई देता था, चकाचौंध करने वाली हरी रोशनी और माथे में बहुत तेज दर्द। उसने मान लिया था कि यही एक्सीडेंट होगा, हालांकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरी रोशनियां कहाँ से आ रही थी। उसे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं थी। उसके अंकल आंटी उनके बारे में कभी बात नहीं करते थे और सवाल पूछने के बारे में उसे पहले ही मना कर दिया गया था। घर में उनकी एक भी फोटो नहीं थी। जब हैरी छोटा था तो अक्सर सपने देखता था कि कोई अनजान रिश्तेदार उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए आया है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। डस्ली परिवार के सिवाय उसका कोई नहीं था, परंतु कई बार उसे ऐसा लगता था या शायद ये उसके मन का वहम हो, जैसे सड़क पर जा रहे अजनबी लोग उसे पहचानते थे। वे बड़े अजीब किस्म के अजनबी थे। एक बार जब वो पिटूनिया आंटी और डडली के साथ शॉपिंग करने गया तो बैगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया था। पिटूनिया आंटी ने गुस्सा होकर हैरी से पूछा था कि क्या वो उस आदमी को जानता था, और इसके बाद वे बिना कुछ खरीदे उन्हें दुकान से तत्काल बाहर ले आईं। सिर से पैर तक हरे कपड़े पहने एक पागल सी दिखने वाली बुढ़िया ने एक बार बस में उसकी तरफ देखकर खुशी खुशी अपना हाथ हिलाया था। बहुत लंबा जामुनी कोट पहने एक गंजे आदमी ने तो एक दिन सड़क पर उससे हाथ मिलाया था और फिर बिना कुछ कहे चला गया था। इन सभी लोगों के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि जिस पल हैरी उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता था वे न जाने कहाँ गायब हो जाते थे। स्कूल में हैरी का कोई दोस्त नहीं था। सब जानते थे कि डडली का गैंग ढीले ढाले पुराने कपड़े और टूटा चश्मा पहनने वाले हैरी पॉटर से नफरत करता था, और कोई भी डडली के गैंग से पंगा नहीं लेना चाहता था।